हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 12वीं के भूगोल के कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने ले लिया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो बात करते हैं प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। और मेगानगर पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मेगानगर की जनसंख्या का बात किया जाए तो 50 लाख से अधिक क्या होता है, मेगानगर की जनसंख्या होता है। यह बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए और भारत का सबसे बड़ा राज्य का बात किया जाए तो वह आपका राजस्थान है। ये बात याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा अगर आबादी यानी कि जनसंख्या का बात किया जाए तो वो आपका उत्तर प्रदेश होता है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोला जाए तो वो बिहार होता है। और बिहार के बाद फिर क्या आपका पश्चिम बंगाल है। इनमें कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया, यानी कि सबसे बाद में, यानी कि ऑप्शन जो है ना आपका क्या आपका अदीस अबाबा, चंडीगढ़, कैनबरा और जोहानिसबर्ग। तो सबसे बाद में कौन सा बसाया गया, तो सबसे बाद में जो है चंडीगढ़ को बसाया गया था। और बाकी जो है वो बहुत पहले ही जो है बस गए थे। ठीक है, अगला है इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। देखिए यहाँ पे औद्योगिक नगर मतलब कि जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो झारखंड में आप दुर्गापुर का, जमशेदपुर, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना। आपका सलेम, ये सारे आपके जो है इंडस्ट्रियल इलाका। लेकिन रुड़की जो है आपका वो इंडस्ट्रियल इलाका के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा, गौ जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भिलाई किस वर्ग से संबंधित है, यानी कि भिलाई जो है वो आपके किस प्रकार का नगर है। औद्योगिक नगर है, व्यापारिक नगर है, खनन नगर है कि परिवहन नगर है। तो 5 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर को, एक औद्योगिक नगर है। भिलाई जो है औद्योगिक नगर में, और भिलाई राजस्थान में है। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं, ये जो ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा गया, तो ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार में बांटा गया है। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है। इनमें से कौन जो है एक पठारी नगर है। तो 7 क्या रखेगा ऑप्शन नंबर को, नागपुर। तो नागपुर जो है आपका वो पठारी नगर है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक नगर है। इनमें से कौन जो है वो एक व्यापारिक नगर है। तो एम्स्टर्डम, आपने सुना होगा, एम्स्टर्डम जो है आपका एक व्यापारिक नगर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदी किनारे बसा गांव किस प्रारूप में आएंगे। तो देखिए जो आपके नदी के किनारे जितने भी गांव बसते हैं, तो जैसे मान लो ये नदी बहा है, तो नदी अगर बहा है तो क्या करेंगे, इधर भी घर होंगे और आपको इधर भी आपको घर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एक रेखा में, एक लाइन में जो है घर जो होंगे आपको दिखेंगे। तो जितने भी नदी के किनारे जो बसते घर हैं वो आपका रेखीय घर होगा। तालाब के किनारे जितने भी घर होंगे वो आयताकार होगा। और कुआं या झील के पास जो होंगे वो आपका वृत्ताकार हो सकता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़क के किनारे विकसित होता है। अगर आप सड़क के किनारे का बात किया जाए, यानी कि एक रोड है, अब इस रोड के किनारे जो भी घर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसके घर किनारे किनारे बनेंगे। यानी कि ये एक रेखीय प्रारूप के जैसा होगा। जैसे अगर मैं नदी का बात करता हूं या सड़क का बात करूं तो ये रेखीय प्रारूप को प्रतिरूप दिखाने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। इनमें से कौन है जो आपका वो सांस्कृतिक नगर है। तो जेरूसलम जो है आपका एक सांस्कृतिक नगर है, लेकिन बाकी के बाकी जो आपका सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत नहीं आते हैं। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। अगर आप नदियों का जो डेल्टाई भाग बोला जाए वहां पे आपको क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको पंखा है ना, पंखा के आकार का जो है प्रतिरूप पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। यानी कि सबसे जो आर्थिक क्रिया को 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। तो आर्थिक जो क्रिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी आर्थिक क्रिया होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधित आर्थिक क्रिया सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप का होता है। तो देखिए जो झील के आसपास में होगा वो वृत्ताकार होगा, क्योंकि देखो झील ऐसे होता है गोलाकार में होगा। तो आमने सामने जो बचेगा वो कैसा होगा आपका, वो आपका वृत्ताकार होगा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका
कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, वहां पे जो आपके घर होंगे वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो घर होते हैं वो सीढ़ीनुमा, यानी कि एक के नीचे आपको एक दिखेगा, तो यहाँ पे सीढ़ीनुमा होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नगरीय अधिवास से क्या समझते हैं। तो आंसर क्या लिखना है कि नगरीय अधिवास का तात्पर्य उस बस्ती से होता है जो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी, सबसे अधिक सुविधा संपन्न, जैसे अस्पताल की सुविधा, स्कूल की सुविधा, संस्कृति तथा सभ्यता में उत्पन्न और परिवहन साधनों से युक्त होता है। यानी कि नगरीय अधिवास का मतलब क्या होगा, जहां पे आपको हर एक चीज सुख सुविधा मिलेगा, यानी कि वह सबसे बड़ा होगा, सबसे अधिक सुविधाजनक होगा। अब ये सुविधा क्या क्या हो सकता है, जैसे वहां पे आपको अस्पताल मिल जाएगा, वहां पे स्कूल का सुविधा मिल जाएगा, संस्कृति की सुविधा मिल जाएगा और साथ ही साथ परिवहन युक्त सुविधा मिलेगा। तो ऐसे ही जगहों को हम लोग नगरीय अधिवास या नगर बोलते हैं। तो नगर क्या होगा कि उस बस्ती को बोलेंगे जहां जो क्षेत्र सबसे बड़ा होगा और सबसे ज्यादा सुविधा वहां पे पाया जाएगा। और सुविधाओं के अंतर्गत अस्पताल, स्कूल, है ना, आपके परिवहन, ये सारे जो है विकल्प वहां पे पाए जाएंगे। और ये नगर वाले क्षेत्रों में, जो सिटी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, तारे के आकार का प्रतिरूपण का वर्णन करें। तारे के आकार का प्रतिरूप का वर्णन करें, यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पे सीढ़ीनुमा जो है आपके घरों के प्रतिरूप पाए जाते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे तो रेखीय नुमा आपके घरों के प्रतिरूप पाए जाते हैं, कहीं कहीं वृत्ताकार पाए जाते हैं। तो तारेनुमा जो घर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑप्शंस क्या है कि ग्रामीण बस्तियों में, वैसे जगह जहां पर अनेक सड़क मार्ग आकर मिलते हैं तथा सड़क मार्ग के सहारे सहारे घर बन जाते हैं, जिससे तारे का प्रतिरूप विकसित हो जाता है। तो मान लो कि एक ऐसा रोड है जहां पे इस टाइप का रोड मिला, यानी कि इधर से भी रोड आया, इधर से भी रोड आया, इधर से भी रोड आया। तो यहाँ पे जो घर बनेंगे वो क्या करेंगे, इस किनारे पे, इस किनारे पे, ऐसे प्रकार के वो घर बनेंगे। यानी कि जहां जहां रोड है, रोड के अगल बगल में चारों तरफ से घर बनेंगे। तो आप इससे क्या देखोगे कि जो आकार बना वो तारा का जैसा बना। तो तारे के आकार का जो प्रतिरूप बनता है घरों का, वो कहां बनेगा, तो ग्रामीण बस्तियों में, वैसे जगह जहां अनेक सड़क जो है आकर मिलता है, तो वहां पे उस सड़क के सहारे घर बना लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको मिलेगा जो है आपका तारे के आकार के प्रतिरूप। यह केवल ग्रामीण बस्तियों में आपको पाया जाएगा। अगला क्या है, ग्रामीण अधिवासों के लोग कौन कौन से आर्थिक क्रिया में संलग्न होते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बस्तियों के जो मुख्य आर्थिक क्रिया होते हैं वो कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन जैसे जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया करने का काम करते हैं। अगला क्या आपका, सघन या सहित एकत्रित बस्तियों से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे जिन अधिवासों में बस्तियों के घर आसपास परस्पर सटे हुए होते हैं उन्हें सघन या एकत्रित बस्तियां बोलेंगे। यानी कि एक घर का जो दीवार है वो दूसरे घर के दीवार से जुड़ा हुआ, फिर इसका दीवार इससे जुड़ा हुआ, ऐसे जो चीजें मिलेंगी वो आपको क्या मिलेगा, सघन या सहित एकत्र बस्तियों के अंतर्गत आता है। ये बात आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रेखीय प्रतिरूप का निर्माण किस प्रकार में होता है। तो यानी कि जो ऐसे लाइन में, तो ऐसे लाइन में आप देखोगे तो जो सड़क हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, तो इन सारे क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लिखना कैसे है कि ग्रामीण बस्ती में जब मकान सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे अथवा तटबंध पर स्थापित होते हैं, तो ऐसे जगहों में रेखीय प्रतिरूप का निर्माण होगा। कहां पे, तो सड़क के किनारे, नदी के किनारे, नहर में, कोई घाटी है के किनारे है, अथवा कहीं पे तटबंध है, कहीं पे तट को बांध दिया गया, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है रेखीय प्रतिरूपण आपको देखने के लिए मिलेगा। व्यापार एवं व्यावसायिक नगर से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर से क्या समझते हैं। तो इस श्रेणी के नगर में व्यापारिक एवं व्यावसायिक कार्यों की प्रधानता मिलती है। यानी कि यहाँ पे व्यापारिक और व्यावसायिक कार्यों का सबसे ज्यादा जो है समावेश होगा। जैसे आपका लाहौर, बगदाद, मुंबई, है ना। तो देखिए लाहौर, जैसे आप देखोगे ना, तो लाहौर, बगदाद एवं मुंबई, है ना, कृषि बाजार के लिए, है ना, कृषि बाजार के लिए, है ना, एवं आप देखोगे तो विनिपेग, आपका कंसासा नगर, ये सारे जो होंगे आपके व्यापारिक और व्यावसायिक नगर के अंतर्गत आते हैं। अगला स्नानागार, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बाथरूम। तो कैसे लिखना है कि दो या अधिक नगर के परस्पर मिलकर
विशाल नगर में बदल जाता है। अतः स्नानागार एक विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होता है। स्नानागार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गिडीज नामक विद्वान के द्वारा किया गया। एक प्रश्न पूछा गया है कि स्नानागार, जो आपका स्नानागार होता है वो किसके द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था? तो 1915 में पैट्रिक जो आपका गिडीज के नाम का जो विद्वान उन्होंने इसका उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि क्या है कि परिकीर्णन या एकांकी बस्तियों से क्या समझते हैं? तो प्रकीर्णन या एकांकी बस्तियां वे बस्तियां कहलाती है जिनमें बस्ती के घर दूर दूर या अलग अलग होते हैं तथा दो मकानों के बीच में प्राय कृषि भूमि का क्षेत्र जो है छिपा होता है। तो ऐसे क्षेत्रों को परिकीर्ण या एकांकी जो है बस्ती बोलेंगे। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में अंतर बताना है। तो आपको लिखना कैसे है कि ग्रामीण बस्ती, तो ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेटक, लकड़ी काटना, खनन करना जैसे प्रमुख प्राथमिक क्रिया व्यवसायी होते हैं। गांव में सेवाओं का स्तर निम्न होता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम निवास करती है तथा जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण बस्तियों जो है परिकीर्ण या एकांकी होता है, यानी कि एक जो घर होगा दूसरे घर के बीच में आपको कृषि भूमि आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नगरीय बस्ती का बात किया जाए तो नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीय व तृतीयक व्यवसाय जैसे निर्माण, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार जैसे सेवाएं तथा प्रशासन आदि में जुड़े होते हैं। नगरीय बस्तियों में उच्च सेवाएं, उच्च शिक्षा के स्तर, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था आदि पाया जाता है। नगरों में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो बस्तियाँ होती है वो सघन पाया जाता है। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि यहाँ पे जो भी साधन होगा निम्न होगा, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होगा। तो आप ऐसे करके आराम से आप लिख सकते हो। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगरों को विकसित करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य? तो कैसे लिखना है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगरों के विकसित करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य लागू किया गया। तो सबसे पहला उद्देश्य आपका है कि नगरों के निवासियों को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण प्रदान करना। दूसरा क्या है? नगरों के लोगों के लिए बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करना, आधारभूत सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं को विकसित करना तथा उनके समाधानों को लागू करना, नगरों के प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में निर्माण करना, नगरों में सारी सुविधाएं प्रदान करना, नगरों में सतत तथा समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और अंतिम क्या लक्ष्य है कि नगरों को ऐसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना ताकि वह मॉडल के रूप में नगरों के लिए लाइट हाउस के रूप में काम करें। तो यानी कि यहाँ पे जो है ना आपको ये 7 चीजें लिखनी है। पहला तो क्या है आपको कि नगरों को स्वच्छ बनाना, प्रदूषण मुक्त बनाना, पर्यावरण के हितैषी बनाना, लोगों को बेहतर सुविधाएं देना, आधारभूत संरचना जो भी और संरचना है उसको उपलब्ध कराना और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को एकदम कम से कम करना और नगरों में सतत और लगातार विकास को प्रोत्साहित करना और मेगा सिटी के रूप में लाइट हाउस यहाँ पे बनाना और उसको प्रयोग करना। ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो 4 प्रकार है। 4 प्रकार में पहला जो प्रकार है आपका क्या है? परिक्षेपित या एकांकी बस्तियां। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, आप पढ़ लेना। ठीक है। अगला क्या आपका पल्ली बस्तियां। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि पल्ली बस्ती कहाँ पे पाया जाता है। दूसरा आपका गुच्छित बस्तियां, जिसको आप यहाँ से आप पढ़ लो। ठीक है, गुच्छित बस्तियां। और तीसरा आपका क्या होगा? अर्ध गुच्छित या विखंडित बस्तियां। इस पर 4 प्रकार की जो बस्ती पाया जाता है आप यहाँ से उसको पढ़ लेना, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोगी समवर्ग नहीं है? यानी कि भूमि उपयोग का एक समवर्ग नहीं, है आपका प्रश्न है। तो ऑप्शंस क्या है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निबल बोया क्षेत्र और कृषि योग व्यर्थ भूमि। तो देखिए जो भू उपयोगी संवर्ग का भूमि नहीं है ना, वो सीमांत भूमि आता है। लेकिन बाकी सारे बात किया जाए प्रतिभूमि जिसको उपयोग में ला सकते हैं, है ना, जैसे निबल बोया क्षेत्र भूमि उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है ये भी जो है आपका वो भूमि संवर्ग में आता है, लेकिन सीमांत भूमि जो है भूमि संवर्ग में नहीं आपका आता है। अगला प्रश्न है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? यानी कि ज्यादा मात्रा में जो वनों का अनुपात बढ़ा है उसका क्या कारण है? ऑप्शंस क्या है आपका? वनीकरण में विस्तृत व सक्षम प्रयास, सामुदायिक वनों के अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। तो देखिए 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ग। यानी कि वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित
अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, यानी कि जो भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वृद्धि करना, ये इसका मेन मोटिव है। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अगर सिंचित क्षेत्र का बात किया, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भूमि का सिंचाई होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फसल लगाते हैं, और वहाँ पे अगर भू निम्नीकरण हो रहा है, भूमि के उपजाऊपन में कमी आ रहा है, तो उसका मुख्य प्रकार क्या हो सकता है, यही आपका बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कृषि होगा वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डीएपी यूरिया खाद का प्रयोग होगा, और जब ज़्यादा मात्रा में खाद का प्रयोग होगा तो मृदा में क्या मिल जाएगा, लवणता पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ग होगा आपका सही होगा। अगला है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोया जाता है। तो जो शुष्क खेती होता है उसमें कौन सा फसल नहीं बोया जाएगा, तो याद रखिए कि इसमें गन्ना नहीं बोते हैं, लेकिन रागी, ज्वार, मूंगफली ये जो होगा ना शुष्क मौसम में बोया जाता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है। तो किस देश का बात किया जा रहा है, याद रखिएगा कि मैक्सिको एवं आपका क्या है कि फिलीपींस जैसे देश है, यहाँ पे जो है गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए ज़्यादा मात्रा में जो है चीज़ें बनाए गए हैं। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो जो गन्ना का उत्पादन है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिएगा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है, याद रख लीजिएगा। खाद्यान्न के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान में आते हैं, और भारत से पहले चीन और आपका यूएसए आता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, भारत होता है। इसको याद रखिएगा। विश्व के चावल उत्पादक में भारत का जो उत्पादन है वो 22%, यानी कि जो 100% जो आपका चावल का उत्पादन हो रहा है उसमें केवल और केवल 22% उत्पादन जो है आपका भारत कर रहा है। सिंचाई पर निर्भर रहने वाले चावल उत्पादक क्षेत्र जो यानी कि भारत में जो जहाँ पे सिंचाई से जो भारत में चावल उत्पादन करके देता है, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे आपके राज्य हो जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। रबी एवं खरीफ की मुख्य फसलें क्या है, तो देखिए रबी में गेहूं जो होता है मुख्य फसल होता है, और खरीफ में आपका चावल जो है मुख्य फसल, इसको याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो है आपका गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य में से आते हैं। किन फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी है, यानी कि प्रथम में है, तो जो दलहन होता है यानी कि चाय और दाल, ये दोनों चीज के उत्पादन में भारत जो है सबसे पहले और प्रथम स्थान में आता है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि हरित क्रांति का आधार क्या था, तो नवीनतम प्रौद्योगिकी, अच्छे बीज, उर्वरक और सिंचाई का सुविधा, यही क्या था आपका हरित क्रांति का आधार था। यानी कि हमको नवीन उद्योगी चाहिए कृषि क्षेत्र में, अच्छे बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए और सिंचाई सुविधा हमको मिलना चाहिए, इसके लिए जो है हरित क्रांति आपका हुआ था। चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा था, भारत में पश्चिम बंगाल जो है चावल का उत्पादन करता है, मूंगफली जो है आपका गुजरात करता है, और जूट का उत्पादन जो है आपका पश्चिम बंगाल करता है। याद रख लीजिएगा कि चावल खाने के लिए आपको चावल को पछड़ना पड़ता है, जो सूप होता है ना, सूप से पछड़ना होता है, तो प से पछड़ना और प से पश्चिम बंगाल, याद रख लीजिएगा। दूसरा होता है कि मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है, तो देखिए जो आपका गेल गुजरल आदमी होता है ना, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम खराब आदमी है, तो वो गुजारा आपका मूंगफली बेच के कर लेता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है, जो टाट का बोरा होता है ना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। सरसों का उत्पादन आपका राजस्थान में होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। सरसों का उत्पादन जो है आपका राजस्थान में किया जाता है। और कुल तिलहन उत्पादन का प्रमुख है ना, क्या आपका तिलहन उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। और गन्ना उत्पादन का जो प्रमुख राज्य है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। और मसालों का अग्रणी राज्य कौन सा है, केरल। तो इतने जो इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए, इसको याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन आएगा। आप देख लो, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट आप मार लो, मैं ये बता दे रहा हूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट मारो, यहाँ तक मार लिया आप, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपने मार लिया होगा। फिर यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट मारो, और एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट मारो, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, तो इसमें से रेशेदार फसल का बात किया तो सबको पता है माय डियर फ्रेंड कि कपास जो है आपका रेशेदार फसल है, बाकी कोई भी आपका रेशेदार फसल आपका नहीं है। अगला प्रश्न है कि झूमिंग कृषि कहां की जाती है, जो झूमिंग कृषि होता है ये कहां किया जाता है, तो असम में। देखिए झूमिंग कृषि यानी कि झूम की खेती जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में नहीं होता, झूमिंग कृषि असम में होता है, याद रख लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? तो नगदी फसल में देखिए कपास भी आता है, जूट भी आता है और चाय भी आता है, तो इनमें से सभी जो होगा आपका वो नगदी फसल में आएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल जो है वो कब से कब बोया जाता है या कब से कब लगाया जाता है? तो याद रखिएगा जून से लेकर सितंबर का जो मौसम है वो आपका खरीफ फसल का है। चलिए आप रबी फसल का जो है आप मुझे डेट बता दीजिए। चलिए, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? तो पेय फसल का बात किया जा रहा है, तो देखिए चाय, कॉफी, चाय तथा कॉफी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, चाय और कॉफी जो है दोनों आपके पेय फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? देखिए व्यापारिक फसल नहीं का बात किया है ना, तो देखिए यहाँ पे चाय, जूट, कपास ये नगदी फसल है और ये व्यापारिक फसल है, लेकिन गेहूं जो है आपको व्यापारिक फसल में आपका नहीं आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है आपका वो धान के कटोरे के नाम से जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है इसको हम लोग धान का कटोरा के नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं का खेती के लिए आपका याद रखिएगा 10 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका तापमान होनी चाहिए, 20 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो अगर चॉकलेट का काम करेंगे तो इसमें हम लोग क्या पदार्थ उपयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग कोक, किसका? कोक के पदार्थ का उपयोग करते हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में, तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य का बात किया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। अभी हम लोगों ने किया था। रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होता है? तो जो रबी की फसल है ना वो शीत ऋतु में, और खरीफ फसल वर्षा ऋतु में, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? तो देखिए बागानी फसल नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये जो मक्का होगा बागानी फसल नहीं है, लेकिन कॉफी, चाय, रबड़ ये जो है आपका एक बागानी फसल के अंतर्गत आता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि गेहूं को छोड़कर कॉफी, गन्ना और रबड़ जो है आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन गेहूं जो है आपका वो नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल, इसमें से खाद्य फसल जिसको हम लोग खा सकते हैं, तो ये 22 का आंसर क्या होगा? मक्का जो है खाद्य फसल के अंतर्गत आएगा, बाकी जो आपका खाद्य फसल के अंतर्गत नहीं, जैसे आपका कॉफी हो गया पेय फसल के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न आता है कि फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है? यह शस्य गहनता से क्या तात्पर्य, ऐसा प्रश्न आता है। और फसल गहनता का कभी कभी फॉर्मूला भी आपको पूछ लेता है, तो आपको लिखना कैसा है कि एक ही क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में उगाए गए फसलों की संख्या को शस्य गहनता कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग एक साल में जो एक कृषि वर्ष होता है उसमें कितना फसल उगा रहे हैं, इसी को शस्य गहनता बोलेंगे। और उसको ज्ञात करने के लिए फसल गहनता लिखना है, और सकल बोया गया क्षेत्र बता निबल बोया गया क्षेत्र गुना आपको क्या करना है? 100 कर देना है, आपका आंसर आपका आ जाएगा। अब सकल बोया गया क्षेत्र मतलब जितना हम लोगों ने बोया और जितना हम लोगों ने खाली छोड़ दिया, और जितना हमारा क्षेत्र है उसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है। रबी फसल से आप क्या समझते हो? तो क्या लिखना है कि रबी की फसलों को शरद ऋतु में लगाया जाता है, यानी कि हम लोग इसको शीत ऋतु में बोते हैं। अर्थात इसकी कृषि ऋतु जो है वो अक्टूबर से मार्च माह में होता है, और मुख्य फसल जो है आपका गेहूं, चना और सरसों होता है, याद रख लीजिएगा। दालें मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाने में कैसे मददगार साबित हुई है, ये आपको आंसर बताना है। तो क्या लिखना है कि ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है? बढ़ा देता है, और इसीलिए क्या होता है हमारे लिए फायदा। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में एक कृषि वर्ष में चावल के 2 या 3 फसलें बोई जाती है, इसके प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए वहां पे उष्ण व आर्द्र जलवायु है, अर्थात फसल उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु पाया जाता है, इसलिए दक्षिणी राज्य और जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे साल में जो है ना चावल की 2-3 फसल जो है बोया जाएगा, तो इसीलिए जो है ना एक साल में 2-3 बार वहाँ पे जो है आपका खेती हो जाता है चावल का। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे उष्ण और आर्द्र जलवायु है, ठीक है। अगला के शुष्क कृषि किसे बोलेंगे? तो वैसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे जो आपके फसल होंगे जिसमें आपका रागी, बाजरा
मूंग और चना जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा क्षेत्र में, तो जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। अगला कि अमेरिकन कपास देश के किस भाग में उगाया जाता है तथा वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास की कृषि की जाती है, जहां इसे नरमा, क्या बोलेंगे, नरमा के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि अमेरिकन कपास का और एक काम क्या है, तो नरमा, और किन क्षेत्र में होता है? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अल्प बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो क्या लिखना है, भारतीय कृषि ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं होते हैं, इसी को अल्प बेरोजगारी बोलेंगे। यानी कि आप देखोगे ना, तो जो कृषि कार्य में लगे हैं वो पूरे साल भर जो है उनको रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि गहन कृषि है, इसका एक टाइम पीरियड है कि जैसे अगर 6 महीना आप कृषि कार्य कर रहे हो तो 6 महीना आपको काम मिल रहा है, बाकी महीने जो है आप बेरोजगार बैठे हुए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प बेरोजगारी बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक एक से कम शस्य घनता वाले राज्यों के नाम लिखने के लिए बोलना है। तो सर्वाधिक शस्य घनता में पंजाब एवं सबसे कम, सबसे अधिक कहां पे पाया जाएगा, पंजाब में, यानी कि सबसे ज्यादा कृषि आपका पंजाब में होता है, सबसे कम होता है कहां पे, तो मिजोरम में होता है, यह बात याद रख लीजिएगा। अगला है कॉफी के 3 किस्मों के नाम लिखना है। तो देखिए 3 किस्में यहां पे आपको दिया है। पहला क्या होगा, एरेबिका, दूसरा क्या है, रोबस्ता, और तीसरा क्या है, लिवेरिका। तो अरेबिका, लिवेरिका और रोबस्ता जो है वो कॉफी के 3 किस्में याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में चावल की कितने फसल उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में चावल के 3 फसलें उगाई जाती है। पहला क्या है, ओरोस, अमन और बोरो। ओरोस, अमन और बोरो जो है 3 प्रकार के जो है चावल उगाया जाता है। अगला क्या है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? याद रखिएगा कि चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा, तो भारत जो है भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, और विश्व का लगभग 21.2% जो है भारत जो है चावल का उत्पादन घर में करता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, साझा संपत्ति साधन क्या है? तो साझा संपत्ति साधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत चारागाह, जल संसाधन, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा वन उत्पादन जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि साझा संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिसमें राज्य का अधिकार होता है। खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? रबी फसल के बारे में देखा, खरीफ फसल देखते हैं। खरीफ फसल भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आरंभ के साथ बोई जाने वाली एवं शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल है, जैसे चावल, बाजरा, जूट, गन्ना, कपास आदि जो है इसके प्रमुख फसल के अंतर्गत आते हैं। और रबी और खरीफ फसल से हर साल प्रश्न आता है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के तीनों विभिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो भारत में 3 प्रकार की कृषि ऋतु पाया जाता है। एक तो आपका खरीफ ऋतु है, दूसरा रबी ऋतु है, तीसरा क्या है, जायद ऋतु है। तो सबसे पहले खरीफ को देखते हैं। तो यह ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहता है, यह पहला इसका विशेषता है। इसमें जो है ना चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ संबंध है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल की शुरुआत होती है। आप ऐसे लिख देना, 2-3 आपको पॉइंट यहां से मिल जाएगा। रबी फसल की बात करें तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होता है, और इसमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसल उगाया जाता है के अंतर्गत जो है उगाया जाता है, याद रखिएगा। और जायद एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। देखिए सबसे कम समय के लिए होता है, और ये ग्रीष्म महीने में आपका यानी कि गर्मी के महीने में किया जाता है, जो रबी के कटाई के बाद, यानी कि जब रबी फसल को काट देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग तरबूज, खीरा, सब्जी व चारे की क्या करते हैं, हम लोग कृषि करते हैं, याद रख लीजिएगा। और ये आप याद कर लेना, यहां से आपके प्रश्न आने वाले हैं। आप हो सके तो आप लो इसको, आप स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि हरित क्रांति क्या है और इसके बारे में लिखना, इसका क्या उद्देश्य वगैरह वगैरह। तो 1960 से 70 के दशक में खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में क्या अभूतपूर्व वृद्धि की गई है ना, जो है ना आपका अभूतपूर्व वृद्धि की गई, इसे ही हरित क्रांति कहा गया। कब से कब, 1960 से लेकर 70 के दशक में। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपाय किया गया। हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा समय था 1960 से लेकर 1970 का दशक, जब हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में एकदम गजब सा क्या किया गया, गजबे सा वृद्धि हुआ। और इसका कारण क्या था कि उच्च उत्पादक वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और सिंचाई की सुविधा में ज्यादा मात्रा में जोर देना।
अब यहीं पे एक चीज याद आपको ऐड करना है कि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किन क्षेत्रों में किन राज्यों में आपका हरित क्रांति का लाभ हुआ, तो क्या लिखना है आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों। एक प्रश्न यह भी है कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य वर्ध भूमि में आपको अंतर बताना, तो ऐसे सिंपल से लिखिएगा कि वो भूमि जो भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है उनको बंजर भूमि बोलेंगे, और यह भूमि जो पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक समय से व्यर्थ नहीं पड़ी, यानी कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कृषि कार्य कर रहे हैं, वो आपका कृषि योग्य भूमि में आता है ना। कृषि व्यर्थ भूमि आएगा कि जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा समय से उसमें कृषि नहीं हो पाया, तो उसको क्या बोलेंगे, कृषि व्यर्थ भूमि बोलेंगे। अब इसमें बंजर भूमि में जैसे वन, उबड़ खाबड़ भूमि, पहाड़ी भूमि, रेगिस्तान आदि जो है इसमें अंतर्गत आते हैं, और इस भूमि को कृषि तकनीक के जरिए जो कृषि उपयोग में ला सकते हैं, और इसको हम लोग ला नहीं सकते, याद रख लीजिएगा। एक जो सदियों से भौतिक दृष्टि से उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, और एक जो 5 सालों से आपका व्यर्थ पड़ा, याद रख लीजिएगा। एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं सकल बोए गए क्षेत्र में भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अंतर में पूछेगा, तो याद रखिएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र में क्या है, किसी कृषि वर्ष में बोया गया कुल फसल क्षेत्र शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कहलाता है, और जोते एवं बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोए क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिस पर एक से अधिक बार जो है हम लोग उपयोग किए होंगे उसको, तो उसको लागू किया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार कृषि की गंभीर समस्या में से एक है, और कारण और परिणाम बताना है कि भारत में जो भी कृषि योग्य भूमि है वो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, इसका कारण और परिणाम। तो पहले कारण देखते हैं, तो क्या लिखना है कि नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई। अब आप देखोगे कि सबसे बड़ा मेन कारण क्या, अत्यधिक सिंचाई, तो नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई जिसके कारण लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि हो गई है, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जल क्या आपका जलाक्रांतता यानी कि पानी का भराव होना, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं हम लोग पानी को भर के रख देते हैं खेतों में, फसलों को हेर फेर करके ना बोना, दलहन फसलों को कम बोना, और यह भी एक कारण है सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर होना। इन सभी कारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। पहला क्या है कि भाई नहर बन गया, ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या करते हैं सिंचाई कर देते हैं, तो लवणता बढ़ जाता है और वहां पे क्षारीयता में वृद्धि हो जाता है। कीटनाशकों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं, पानी ज्यादा मात्रा में भर के रख देते हैं, जलाक्रांतता आ जाता है, और फसलों का हेर फेर ना करते हैं केवल, और क्या करते हैं दलहन फसलों को बोना ही छोड़ दिए हैं, और सिंचाई पर अत्यधिक जो है हम लोग निर्भर हो जाते हैं। इसी कारण से जो है आपका भूमि निम्नीकरण आपका होता है। परिणाम क्या आएगा, तो सबसे पहला परिणाम होगा कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम हो जाएगी, और मिट्टी जो होगा अपर्दित हो जाएगा, वो क्या होगा बहना शुरू हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो आंसर लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। लिखना कैसा है कि ऐसे आंसर लिखना है कि देश की कुल श्रमिक शक्ति का 80% भाग कृषि का है, याद रखिएगा। देश के कुल राष्ट्र उत्पादन में 26% योगदान जो है वो कृषि का है। कृषि से कई कृषक प्रधान उद्योग को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग को, जूट उद्योग को, चीनी उद्योग को जो है यहीं से आपको जो है कच्चा माल मिलता है। अगला क्या लिखना है कि कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन का एक विधा, एक प्रकार का बुद्धि है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसी प्रकार की भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये 2 पॉइंट जरूर लिखे गए, 80% वाला, 26% वाला, जो कि बार बार पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या एवं कृषि के विकास में हरित क्रांति का वर्णन भी करना है, तो आंसर कैसे लिखना है कि पहले समस्या देखते हैं। पहला समस्या क्या है आपका कि अनियमित मानसून पर निर्भरता। हम लोग का जो मानसून है ना वो कभी आता है कभी नहीं आता है। आपका निम्न उत्पादकता, जिसके कारण क्या होता है हम लोग निम्न उत्पादन करते हैं, ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते। वित्तीय संसाधनों की बाधाएं तथा ऋणग्रस्तता, हम लोग ज्यादा मात्रा में हमारे पास पैसे नहीं है और हम लोग बहुत ज्यादा ऋण ले लेते हैं। भूमि सुधारों की कमी, हमारे पास भूमि में सुधार करने की टेक्निक नहीं है। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, हम लोग के पास छोटा खेत है और उन छोटे खेत में लोग ठीक से जोत नहीं पाते हैं। अत्यधिक रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग करना, सिंचाई के साधनों में कमी, ये सारी जो है भारतीय कृषि की समस्या रही है, जो कि आपको याद करना है। बात करें हरित क्रांति ने क्या किया, तो लिखना है आपको कि भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न फसलों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध
कराए गए। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए, जिसमें पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता था, जिसके फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में खाद्यान्नों में आधारभूत वृद्धि हुई। इससे हरित क्रांति के नाम जाता है। और इसका विशेषता क्या था? अगर विशेषता का बात की जाए तो सबसे पहला विशेषता था क्या? उन्नत किस्म का बीज मिला, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए, रासायनिक उर्वरक दिया गया, कीटनाशक के दवाइयों के बारे में बताया गया और कृषि मशीन दिया गया, जिसके कारण जो है एक बहुत बड़ा जो है क्रांति ये भारत में लाने का काम किया था, जिसको आपको याद कर लेना है। तो लगभग देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव प्रश्नों पे किया और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।